नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका फिर एक बार क्या कहता हूँ हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी के व्याकरण विभाग की ओर बढ़ने वाले हैं और इन व्याकरण विभाग में संज्ञा और संज्ञा के भेद इस पाठ का हम आज क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कैसे होते हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति के जो नाम दिया जाता है उस नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। हम इसकी परिभाषा भी अगर देखते हैं तो परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, शाम, दिल्ली, आग, मिठास, गाय आदि। ऐसे आप कई सारे उदाहरण संज्ञा के देख सकते हैं। संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, सजीव, निर्जीव को दिया गया नाम ही क्या होता है, संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा क्या है इसका हमने अध्ययन तो किया है, लेकिन इस संज्ञा के भेद क्या होते हैं इनका आज अध्ययन करेंगे। संज्ञा के भेद अगर हम देखें तो संज्ञा के 5 भेद है, जिनमें पहला भेद आता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा और इसका चौथा भेद जो है वह समूहवाचक संज्ञा और अंतिम 5वां भेद इसका होता है द्रववाचक संज्ञा। तो इसका इनकी परिभाषा तथा इनके उदाहरण देखकर इनका विवेचन यहाँ पर करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन दोनों में क्या अंतर है, यह उदाहरण तथा परिभाषा के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है जो संज्ञा क्या करती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा पहला उदाहरण है लड़का। अब लड़का कहने से किसी एक लड़के का यहाँ पर बोध नहीं होता, तो लड़का इस पूरी जाति का यहाँ पर क्या होता है, बोध होता है। कि अगर हम कहें कि वह लड़का क्या करता है कि भाग गया, ऐसा कहने से लड़का यानी कि कौन, तो पूरी उस लड़का इस जाति का बोध होता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है शहर। शहर कहने से किसी विशिष्ट शहर का बोध यहाँ नहीं होता, तो शहर इस पूरी जाति का बोध होता है। नदी, नदी कहने से कोई एक नदी हमारे सामने नहीं आती, विशिष्ट नदी हमारे सामने आती है क्या, तो नहीं, तो पूरी नदी इस जाति का यहाँ पर क्या होता है, बोध होता है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि वह संज्ञा कि जो व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध करती है उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है। इसके कई सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। अगला भेद देखते हैं कि अगला भेद कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा इन दोनों का अगर हम अंतर देखना चाहें तो अंतर भी यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ेंगे वह अंतर भी हमें दिखाई देगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा अगर देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि क्या, कि वह संज्ञा कि विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराती है उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। वह कैसे, अब यहाँ पर रमेश ये उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में लड़का कहने से पूरे लड़की इस समूह का जाति का बोध होता है, लेकिन अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर आते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में रमेश कहने से कि पूरी जाति, लड़का जाति का बोध या लड़की जाति का बोध नहीं होता, तो रमेश कहने से एक विशिष्ट व्यक्ति का ही हमें यहाँ पर क्या होता है, बोध होता है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या कि विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला हम उदाहरण देखते हैं मुंबई। तो मुंबई कहने से विशिष्ट शहर का ही बोध होता है, ना कि पूरे शहर इस जाति का बोध होता है क्या? तो नहीं। मुंबई कहने से विशिष्ट शहर का ही हमें बोध होता है। मुंबई को मुंबई कहेंगे। दूसरा उदाहरण कोल्हापुर, सातारा या कोई भी शहर का नाम यहाँ पर लेंगे तो पूरे शहर का या शहर इस जाति का हमें बोध होता है क्या? तो नहीं। तो विशिष्ट शहर का ही बोध होता है। गंगा कहने से पूरी नदी या पूरी नदी के जाति का हमें बोध नहीं होता। तो नदी या नदी का बोध नहीं होता। तो व्यक्ति गंगा कहने से विशिष्ट नदी का ही क्या होता है? बोध होता है। इसलिए इन सब उदाहरणों को हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा इन दोनों में क्या अंतर है। कि पूरा जाति का बोध करने वाली संज्ञा और विशिष्ट व्यक्ति वस्तु का बोध करने वाली संज्ञा, इन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा फिर इसका आता है भाववाचक संज्ञा। तो यह इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? तो भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखना चाहे तो भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या? कि किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी का गुण अथवा दोष दिखाने वाली संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। तो वह कैसे? कि यहाँ पर एक पहला उदाहरण देख सकते हैं कि अच्छा, हम एक व्यक्ति को कह देते हैं कि रमेश अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर रमेश कैसा लड़का है? तो अच्छा, उसकी अच्छाई यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा एक उदाहरण क्रूर। युद्ध में क्रूर व्यक्ति बहुत थे, ऐसा अगर हम एक उदाहरण देखें तो यहाँ पर क्रूर शब्द क्या करता है? तो व्यक्ति का भाव यहाँ पर दिखाता है। दुखी, सीता बहुत दुखी है। यहाँ पर दुखी शब्द क्या करता है? कि सीता का भाव हमें दिखाता है। सीता कैसे है? तो दुखी है। हम ममता देख सकते हैं, सुंदर। ऐसे कई आप उदाहरण देख सकते हैं कि जिनसे व्यक्ति वस्तु के भाव का यहाँ पर प्रदर्शन होता है। और ऐसी संज्ञाओं को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जो व्यक्ति के वस्तु के भाव का बोध बोध हमें क्या करती है? दिखाती है। ऐसी व्यक्ति के भावों का या गुण दोषों को दिखाने वाली संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला हम उदाहरण देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा यानी क्या? तो इसके नाम में ही इसका अर्थ वो अर्थ छिपा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। समूहवाचक संज्ञा क्या किसे कहा जाता है? तो पहला उदाहरण हम देखते हैं कि भीड़। यहाँ पर पहला उदाहरण है कि एक व्यक्ति की कभी भीड़ हो सकती है क्या? तो नहीं। अगर पूरे लोग या पूरे बहुत सारे लोग अगर जहाँ पर इकट्ठा होते हैं तो ही वहां पर भीड़ जमा होती है, या उस समूह को ही क्या कहते हैं? हम भीड़ कहते हैं। सेना, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सेना, एक व्यक्ति को सेना कहा जाता है क्या? तो नहीं। तो पूरे समूह को ही क्या कहा जाता है? सेना कहा जाता है। लोग, एक व्यक्ति को कभी लोग कहा जाता नहीं जाता, इसलिए उसके समूह को ही क्या कहा जाता है? लोग कहा जाता है। ऐसे समूह को दर्शाने वाली संज्ञाओं को ही क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा का अंतिम भेद वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या? कि यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण पानी, दूसरा लोहा, तीसरा दूध और चौथा है गेहूं। इन सभी उदाहरणों की ओर हम अगर ध्यान दें तो इससे हमें पता चलता है कि इन संज्ञाओं को क्या किया जाता है? नापा या तोला जाता है। और ऐसे नापतोल करने वाली संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर पानी, हम उसका इसे नाप सकते हैं। लोहा यह धातु है, इसे भी हम नाप सकते हैं। दूध द्रव पदार्थ है। गेहूं यह क्या है? इसका भी हम कह सकते हैं कि हम दुकान में जाकर 5 किलो गेहूं लेकर आते हैं।
तो ऐसे नापतोल करने वाली संज्ञाओं को ये क्या कहा जाता है? द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। हम फिर से देखते हैं कि संज्ञा और संज्ञा के भेद हम यहाँ पर देख रहे थे। संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा भाव आदि के दिए हुए नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आम, शाम, दिल्ली आम, मिठास गाय आदि। और इसके अगर उदाहरण भेद हमने देखे तो उसके बाद भेद हमने देखे थे। पहला भेद था जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हमने देखा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और अंतिम देखा हमने क्या? द्रववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? कि जो पूरे जाति को बोध कराती है। जैसे कि लड़का कहने से एक व्यक्ति, लड़के का या एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, तो पूरे उस लड़का एक जाति का बोध होता है। शहर और नदी, इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि क्या? कि विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा। यहाँ पर रमेश कहने से रमेश, इससे एक ही व्यक्ति का या विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। मुंबई और गंगा, इन दो उदाहरणों से भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तुओं का बोध होता है, इसलिए ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद हमने देखी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि क्या? कि व्यक्ति, वस्तु के गुण अथवा दोषों को दिखाने वाली संज्ञा। जैसे हमने यहाँ उदाहरण देखे अच्छा, क्रूर, दुखी, ममता और सुंदर। उसके बाद हमने देखा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि क्या? समूह का बोध करने वाली संज्ञा। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण देखे थे कीट, सेना और लोग। जैसे कि हम एकादेश का उदाहरण पूरा दे सकते हैं कि भारत के सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया है। ऐसे हम उदाहरण में इसके कई सारे तैयार कर सकते हैं। और अंतिम इसका भेद हमने देखा द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा का या जिस संज्ञा को नापतोल करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिनका नापतोल किया जाता है, ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कर सकते हैं? द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि पानी, लोहा, दूध और गेहूं। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे कई सारे उदाहरण देखकर आप क्या सकते हैं कि संज्ञा के भेदों में इन्हें बांट सकते हैं और साथ ही साथ इनके